हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो माय सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते और कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? आज का हमारा लेक्चर नंबर है 3rd। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है स्वास्थ्य व इसका बिगड़ना, सेकंड हमें पढ़ना है रोग व इसके कारण, और थर्ड हमें पढ़ना है संक्रामक रोग। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, सेकंड टॉपिक चल रहा था। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा सेकंड टॉपिक में कि रोग किन किन कारणों से या फिर किन किन कारकों से उत्पन्न होते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में कौन आते हैं बेटा जी? आपके सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु, वायरस ये सब आ जाते हैं। और वहीं आंतरिक कारक में आपके जेनेटिक डिजीज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एक बात बता देती हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंटीबायोटिक के लिए कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ आपके किस पे इफेक्ट करती है? बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है। और बैक्टीरिया की कहाँ इफेक्ट करती है? सेल वॉल पे इफेक्ट करती है। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे क्या एंटीबायोटिक वायरस पे इफेक्ट करती है, तो आपको बोलना है नहीं, एंटीबायोटिक वायरस पे इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है, उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने को रोकती है, इनहिबिट करती है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, रोग फैलाने वाले साधन, वो साधन कौन कौन से हैं जो क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। उन साधन के बारे में बात करें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? रोग देखा। सॉरी, उसके प्रीवियस लेक्चर में रोग देखा। रोग क्या होता है? रोग के प्रकार देखिए, किसके आधार पर? संक्रमण के आधार पर। 2 प्रकार के रोग है, संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग। तो कहीं ना कहीं जो आपका संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग की डेफिनेशन ही मैंने आपको क्या लिखाई है? संक्रामक रोग की डेफिनेशन, परिभाषा ही मैंने आपको क्या लिखाई है कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ये डेफिनेशन लिखाइए कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है या फिर ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, उसे हमने क्या बोला? आपका संक्रमण रोग। अब ये संक्रमण रोग किन कारणों से फैलते हैं? मतलब इन संक्रमण रोग हो रहा है किससे? हमें पता है संक्रमण रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सब से होता है। अब इन रोग को फैला कौन रहा है? कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है जिसके द्वारा ये रोग फैल रहे हैं? ये रोग होते किससे हैं? सूक्ष्म जीव से होते हैं। ठीक है, ये रोग होते किससे हैं? सूक्ष्म जीव से। अब ये सूक्ष्म जीव आपके कोई भी हो सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव आपके कोई भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जीव है, जो इनको, अब हमको पता चल गया इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको ये किसके कारण होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, इसको फैलाता कौन है? तो संक्रमण रोग फैलने के साधन है, सबसे पहले फैलता है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा। दूसरा जल के द्वारा। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर, तो अच्छे से समझना। ठीक है, जल के द्वारा पहला हो गया, वायु के द्वारा। वायु के द्वारा भी ये संक्रमण रोग फैलता है। कैसे फैलता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। पानी के द्वारा संक्रमण रोग फैलता है। थर्ड मैंने आपको बताया लैंगिक संपर्क या फिर यौन संबंध, यौन संबंध। एंड जो ये फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है? जीव द्वारा। कुछ जीव होते हैं, ठीक है, उससे भी रोग फैलते हैं। तो हमें इन चारों के बारे में ही डिटेल में बात करनी है। अब ध्यान से सुनो, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है और इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा? संक्रमण रोग को फैलाने वाले आपके साधन कौन कौन से हैं?
क्या है, संक्रमण रोग को फैलाने वाले साधन कौन कौन से हैं, या फिर संक्रमण रोग किस साधनों के द्वारा फैलता है। क्लियर, तो इन चारों के द्वारा फैलता है। सबसे पहले हम लोग वायु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, वायु के बारे में। बिल्कुल बेसिक है बेटा, डेली लाइफ से जुड़ा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते चलो और फिर क्या होगा कि आपको ये सिर्फ चैप्टर समझना पड़ेगा। देखो इसके हवा के द्वारा, अब हवा के द्वारा रोग का स्थानांतरण कैसे होता है। ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या है, वही जुकाम है। अब इस व्यक्ति को जुकाम है, इसके पास में कौन खड़ा है, ये स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है। थोड़ा दूर बनाते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति को जुकाम है और ये क्या है, व्यक्ति स्वस्थ है। अब इस जुकाम में इस व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति ने क्या करा, छींका। जैसे ही इस व्यक्ति ने, कौन सी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को जुकाम है, तो जैसे ही इस व्यक्ति ने छींका तो इसके शरीर से जब ये छींकेगा तो क्या होगी, छोटी छोटी पानी की बूंदें बाहर निकलेगी, कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेगी। आपने देखा होगा कि जब आप छींकते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है। उन्हीं ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, जुकाम का वायरस होगा, मतलब रोगजनक होगा, रोगाणु होगा। तो वो कहाँ आ जाएगा, रोगजनक रोगाणु इस एनवायरमेंट में आ जाएगा, इस वातावरण में आएगा। अब इस एनवायरमेंट में, वातावरण में वो कहाँ मिक्स हो जाएगा, वायु के अंदर। कहाँ मिक्स हो जाएगा, वायु के अंदर। और मान लो इसके पास में ये व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति ने वो वायु ग्रहण कर ली। कौन सी वायु, ऐसी वायु जिसके अंदर क्या था, ये रोगजनक था। ठीक है, और वो वायु इस व्यक्ति ने ग्रहण कर ली, तो ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। क्लियर, या फिर मान लो ये जो ड्रॉपलेट थी जमीन पर गिर गई और कैसे ना कैसे करके यहाँ पर एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि वायु के द्वारा ये बूंदे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, इस व्यक्ति ने तो क्या करा, जनरली छींका, बट उसको क्या था, जुकाम था। जैसे ही उसने छींका तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकली, या फिर जो जल की बूंदें बाहर निकली, उन जल की बूंदों में क्या था, वायरस। तो वो जल की बूंदें छींकने के कारण कहाँ जाती है, वायु में आ जाती है, एनवायरमेंट में आ जाती है। और मान लो यहाँ पर जो वायु थी उसके अंदर आया, तो ये व्यक्ति पास खड़ा था, उस व्यक्ति ने क्या किया, श्वसन किया और वो वायु इसके अंदर चली गई। तो कहीं ना कहीं वो जीवाणु, वो वायरस इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, मतलब कनेक्ट करना है अपन को अपनी डेली लाइफ से, और कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा ये एग्जांपल समझ लिया, ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको। ये एग्जांपल समझ लिया, ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है वायु। जो वायु होती है, एयर होती है, उसके द्वारा, सॉरी वायु हमने पढ़ लिया, पानी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, पानी। देखो पानी क्या है, संदूषित पानी, ऐसा पानी जो खराब हो, संदूषित हो मतलब जल पीने से भी। अब संदूषित जल क्या होगा, ऐसा जल जिसके अंदर रोगजनक उपस्थित हो, वायरस उपस्थित हो, बैक्टीरिया उपस्थित हो। ठीक है, पानी साफ नहीं हो। ठीक है, जनरली क्या बोला जाता है आप लोगों को कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। कोविड आया था थोड़े टाइम पहले, कोविड में क्या करते थे लोग, पानी को उबाल कर ही पीते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर जो रोगजनक होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पानी जब उबलता है टेम्परेचर बढ़ता है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उस पानी को हमने शुद्ध कर दिया, बट अगर हमने ऐसा जल पी लिया, कैसा, वो जल कैसा है, संदूषित है, उसमें क्या है, रोगजनक है। मान लो ये व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति। कौन से पेन से बनाया है मैंने, एक सेकंड। स्वस्थ व्यक्ति मैंने व्हाइट पेन से बनाया, तो अपन सेम वही रखेंगे। ये व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये व्यक्ति स्वस्थ है, बट इस व्यक्ति ने क्या करा, ये वाला जल पी लिया। कैसा जल, जो जल संदूषित था, उसके अंदर आपके रोगजनक थे, रोगाणु उपस्थित थे, या फिर अशुद्धियां थी, बहुत सारी इंप्योरिटीज थी। तो कुछ समय बाद में ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, बीमार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। बताओ। कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो ये गिलास है, इस गिलास के अंदर जो जल है वो जल दूषित है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज वगैरह है, रोगाणु वगैरह है, और ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने, अगर ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, इसने अशुद्ध जल पिया, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? बीमार होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि संक्रमण रोग जो है किन कारणों से फैलते हैं? तो पहला वायु के द्वारा फैलता है। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है कि इस व्यक्ति को जुकाम है, जैसे इसने छींका, इसकी जो पानी की बूंदें निकली थी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकली थी, वो कहाँ जाती है? वायु में। वायु से स्वस्थ मनुष्य में गई और इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को क्या हो गया? जुकाम हो गया, वो बीमार हो गया। फिर ये पानी वाला एग्जाम्पल याद रख लो। थर्ड बात करते हैं आपका, थर्ड क्या बात करते हैं? लैंगिक संपर्क द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होता है? दो व्यक्तियों में परस्पर शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं से क्या होता है? स्थानांतरण होता है। शारीरिक क्रियाओं से क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि दो व्यक्ति है, उनके बीच में क्या हो रही है? कुछ शारीरिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, या फिर लैंगिक संपर्क हो रहा है, उसके कारण क्या होगा? रोग जो होगा ट्रांसमिट होगा। फोर्थ एंड लास्ट, जंतुओं के द्वारा। क्या होता है? जंतुओं के द्वारा। इसमें आ जाता है आपका कुत्ता। ठीक है, कुत्ता, कुत्ते को मान लो रेबीज हो रहा है, ठीक है, उसकी लार के अंदर वो आपका रोगजनक है, कुत्ता हमारे बीच घूम रहा है मजे से, तो वो क्या ट्रांसमिट करेगा? आपको रोग ट्रांसमिट करेगा। दूसरा आती है हमारी मक्खी, दूसरी आती है मक्खी। मान लो यहां पर क्या है? बहुत सारा कचरा है, इस कचरे के अंदर क्या है? ये क्या है? देखो बेटा जी, ये है कचरा। इस कचरे के अंदर मैं व्हाइट व्हाइट बना रही हूँ रोगजनक। कचरा है, कचरे में रोगजनक है। अब इस कचरे के ऊपर कौन बैठी है? मक्खी बैठी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोगजनक कहाँ आ गया? मक्खी पर आ गया। फिर क्या है? ये आपका खाना है, ये क्या है? आपका खाना है। अब इस खाने पे वो मक्खी आके बैठ गई, तो कहीं ना कहीं रोगजनक मक्खी के द्वारा कहाँ पर आ गया? इस खाने पर आ गया। और ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने क्या करा? इस भोजन को खा लिया, ग्रहण किया, ठीक है, इसने इस भोजन को ग्रहण करा, तो कहीं ना कहीं जो आपका, कहीं ना कहीं क्या ट्रांसमिट हुआ? कहीं ना कहीं ये जो रोगजनक है, पहले कहा था कचरे में, कचरे से भोजन पर कहाँ आया? मक्खी के द्वारा। और फिर जब व्यक्ति ने, स्वस्थ व्यक्ति ने ये भोजन खा लिया, तो इस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। फिर आता है आपका मच्छर। क्या आता है? मच्छर। डेंगू सुना है आप लोगों ने? ठीक है, सिंपल सिंपल बातें करेंगे हम डेली लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है, और यही आपकी बुक में दे रखा है। मैंने क्या बताया? हम लोगों को सब कुछ होता हमारे आसपास ही है, बट हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बट हम क्या नहीं करते हैं? ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू मच्छर से होता है, ठीक है। तो जब डेंगू आता है तो बोलते हैं ना कि मच्छर की कॉइल जला के रखनी चाहिए, या फिर क्या होता है कि गांव में वगैरह में तो धुआं वगैरह कर देते हैं, उससे मच्छर नहीं आते हैं। जानवरों के पास में भी क्या करते हैं? धुआं वगैरह करते हैं, उससे मच्छर नहीं आते। नहीं तो हम लोग घर में कॉइल चला लेते हैं मच्छर की, ठीक है। तो ये सब हम यूज करते हैं। डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है। अब वो मच्छर क्या कर रहा है? उस रोगजनक का स्थानांतरण कर रहा है हमारे शरीर में। देखो, ये क्या है? व्यक्ति है, ये क्या है? मच्छर। ज्यादा अच्छा नहीं बना है, बट आई विल ट्राई। ये क्या है? व्यक्ति है, ये मच्छर क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को काट लिया इसने। इसने क्या करा? इसने इसको काटा। जब इस मच्छर ने इस व्यक्ति को काटा, तो इस मच्छर के अंदर क्या था? रोगजनक था। तो वो रोगजनक कहाँ आ गया? व्यक्ति के अंदर आ गया। रोगजनक कहाँ आ गया? व्यक्ति के अंदर आ गया। तो जंतुओं में आपकी मक्खियां होती है, कुत्ते होते हैं, डॉग्स, मच्छर होते हैं। ये क्या करते हैं? रोग का स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि आपका डेंगू, ठीक है, क्लियर। मलेरिया भी, मलेरिया भी मच्छर से होता है, फीमेल एनाफिलस, ठीक है। अगर आप मतलब 11th क्लास में आते हो, आप लोग बायो लेते हो, तो 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर आपको इन सब के बारे में, इन डिजीज के बारे में, सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा,
ठीक है, तो हमने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, सिंपल सिंपल से पॉइंट देखे। क्या देखे हमने, फर्स्ट पॉइंट ये देखा बेटा जी कि जो संक्रमण रोग है वो क्या होते हैं, उस किन किन कारणों से होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से होते हैं। अब उन रोग को फैलाते कौन है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो संक्रमण रोग को कौन फैलाते हैं, आपके संक्रमण रोग किसके कारण फैलते हैं, टॉपिक देखो, रोग फैलने के साधन, संक्रमण रोग किन के साधन या फिर किन साधन से फैलते हैं। तो सबसे पहला वायु से फैलते हैं, जल से फैलते हैं, यौन संबंध से फैलते हैं, जीव द्वारा फैलते हैं या फिर जंतुओं द्वारा। ठीक है, इसको जंतु लिख देते हैं। जंतु द्वारा। उसके बाद देखो हमने क्या देखा कि हवा वाला एग्जाम्पल दिया। हवा के अंदर क्या, मान लो कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसने छींका वगैरह, तो उससे क्या हुए, वो जो रोगाणु थे वो कहाँ आए, एनवायरमेंट में आए, एयर में आए, और एयर से कहाँ चले गए, स्वस्थ व्यक्ति में चले गए। उसके बाद सेकंड देखा पानी के द्वारा, संदूषित जल से। फिर देखा दो व्यक्तियों के परस्पर शारीरिक क्रियाओं से। फिर देखा जंतुओं के द्वारा, इसमें मच्छर मक्खी की बात करी थी। याद रखना बेटा जी, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से समझना इसको। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या लिखा है, बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी के अन्य स्वस्थ, बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं। मतलब ये आपका क्या है, बीमार व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है, तो इस बीमार व्यक्ति से जो रोगजनक है बहुत सारे कारक हैं, उनके द्वारा कहां पहुंच सकते हैं, इस व्यक्ति में फैल सकते हैं या फिर इस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, संचरित होते हैं। मतलब ये जो रोग जो है क्या होते हैं, संचरित होते हैं, एक से दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं। जब रोग एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम संचरित रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग फैलने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, पहला है हवा द्वारा, पानी द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा और जंतुओं द्वारा। अब इनके बारे में ही हमें बात करनी है अच्छे से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, वायु द्वारा, ठीक है, हवा द्वारा, ठीक है, हवा बोलो वायु बोलो एक ही बात है। जब कोई रोगी खांसता है, छींकता है और उसके मुंह और नाक से छोटे छोटे क्या है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो जब व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, तो उसके कारण उसके नाक व मुंह से छोटे छोटे बूंदक बहुत तेज वेग से बाहर निकलते हैं। किसके कारण, बहुत तेज वेग के कारण बाहर निकलते हैं, तेज वेग से बाहर निकलते हैं। जनरली आप छींक के देख लो, जब आप छींकोगे तो जो ड्रॉपलेट्स निकलेगी और छींक कितनी फास्ट आती है, ठीक है, तो जो बूंदें निकलती है वो तेज गति से निकलती है। जो व्यक्ति उसके निकट होता है उसके सांस के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने खांसा, छींका और क्या हुआ, जो बूंदें निकली, जो व्यक्ति पास होता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अतः उसे भी संक्रमित कर देते हैं और खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग इसी प्रकार से होते हैं। फिर देखो जहां भीड़ अधिक होती है वहां हवा से फैलने वाले रोगों की संक्रमण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। देखो यहाँ पर 10, ये एक अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति को हम हमेशा येलो से बनाएंगे। ये अस्वस्थ व्यक्ति है, मतलब इस व्यक्ति को खांसी जुकाम हो रहा है और इलाका कौन सा है, भीड़ भाड़ वाला। ये है स्वस्थ व्यक्ति। अब ध्यान से सुनो, ये जो अस्वस्थ व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति बीमार है, जिसको खांसी जुकाम है, तो इस व्यक्ति ने क्या करा, जोर से छींका, जोर से खांसा, तो उसके कारण जो छोटी छोटी बूंदें बाहर निकली, वो बूंदें कहाँ जाएगी, हवा में जाएगी, और हवा के कारण जितने ज्यादा लोग पास में होंगे उतने ज्यादा लोगों के पास में जाएगी और उतने ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो यही तो लिखा है, जहां भीड़ अधिक होगी वहां हवा से फैलने वाले रोग के संक्रमण की संभावना अधिक होगी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। फिर देखो वायु में वाहित रोगों का संक्रमण, वायु से वाहित रोगों के संक्रमण रोगी के पास खड़े व्यक्ति को होने की अधिक संभावना होती है। साथ में खड़े तो उसको संभावना अधिक है। अधिक भीड़ भाड़ वाले, मतलब जहां पर भीड़ भाड़ अधिक है और कम रोशनदान वाले घरों के अंदर वायु वाहित रोग होने की संभावना अधिक होती है। वायु वाहित बोलो या फिर वायु जनित रोग बोलो, उनकी संभावना अधिक होती है। क्लियर, ये सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट और है आपको, बस कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जहां पर भीड़ भाड़ अधिक है तो वहां पर भी ये रोग ज्यादा होंगे, और दूसरा पॉइंट क्या है, जहां पर क्या है आपकी रोशनदान कम है वहां पर। फिर आ जाते हैं आपके पानी द्वारा होने वाले रोग। तो क्या लिखा है, अनेक संक्रामक रोग पानी से फैलते हैं। अनेक संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, पानी से फैलते हैं। जब बीमार व्यक्ति अपशिष्ट पेयजल लेता है,
ठीक है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसे जाने अनजाने उसी को पी लेता है। मान लो ये गिलास है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, साफ जल है, तो ये व्यक्ति क्या है, बीमार है। ये व्यक्ति क्या है, बीमार है। इस बीमार व्यक्ति ने आधा गिलास पानी पिया और फिर गिलास को रख दिया वापस। फिर ये आए स्वस्थ व्यक्ति, इन्होंने को पता नहीं था कि इसका ये गिलास झूठा है, तो उसने क्या करा, उसने वो जल को पी लिया। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस संक्रमित जल का यूज किसने कर लिया, इस स्वस्थ व्यक्ति ने कर लिया, तो इसको भी बीमारी हो जाएगी। तो सूक्ष्म जीव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा वह भी रोगग्रस्त हो जाता है, जैसे कि हैजा, पेचिस रोग। ठीक है, हैजा, पेचिस आदि जैसे रोग फैलते हैं। बताओ क्लियर है इतना? कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। फिर देखो लैंगिक संपर्क के द्वारा, तो लिखा है दो व्यक्तियों के शरीर रूप से लैंगिक क्रियाओं में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीव रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे बीमारी है, इनके नाम याद रखने हैं आपको, सिफिलिस, गोनोरिया, एमसीक्यू में आ जाएंगे, एड्स आदि प्रकार के रोग एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। कौन से साधन के द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसमें से एड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एड्स के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, और एड्स से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, क्लियर? फिर देखो वही आ गया आपका जंतुओं के द्वारा, तो मच्छर, मक्खी, पीसू क्या है, मच्छर, मक्खी, पीसू आदि संक्रमण करने वाले कारक है जो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। संक्रमित कुत्ता, बंदर, नेवला आदि भी जंतु में रेबीज फैलाते हैं, क्योंकि उसकी लार में क्या होता है, लार से ये रोग फैलता है। ठीक है, मच्छर ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। तो मच्छर की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो रोगवाहक का काम करती हैं। ठीक है, मच्छर की प्रजाति रोगवाहक का काम कर रही है, मतलब रोगजनक को, रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। इसको पोषक समतापी प्राणी से मिलता है। इसी सब पोषण से ये परिपक्व अंडे उत्पन्न करते हैं। तो इस क्रिया में रोगाणु एवं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का कार्य करती है। देखो ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति को मच्छर ने काटा, मच्छर में था रोगजनक, रोगजनक कहाँ आया, व्यक्ति में आया। तो वो रोगजनक जो है व्यक्ति के अंदर किस लिए आया, पोषण प्राप्त करने के लिए आया है, ताकि उसको क्या मिले, पोषण मिले, और वो क्या कर सके, वृद्धि कर सके। क्लियर? ये डायग्राम देख लो, आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम देखो। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये क्या है, व्यक्तिगत संपर्क या फिर शारीरिक क्रियाओं के द्वारा रोग का स्थानांतरण करना। दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, क्लियर? मान लो एक व्यक्ति को जुकाम है, उसने छींका, उस समय अपने हाथों का यूज किया और फिर वो रोगाणु हाथ पे आए, फिर उसने स्वस्थ व्यक्ति से हाथ मिलाया तो उसके अंदर रोगाणु चले गए। ठीक है, ये संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति क्या कर रहा है, खांस रहा है, तो वायु में आए, वायु से स्वस्थ व्यक्ति में चले गए। संक्रमित व्यक्ति का जल जो था, संक्रमित जल इसने पी लिया, इसके अंदर आ गए। ठीक है, वही आ गए। संक्रमित व्यक्ति को क्या काटा, मच्छर ने काटा, मच्छर को कीट इसमें आ गए। ठीक है, और ये कुत्ता है, कुत्ते से क्या हो गया, रेबीज मनुष्य में आ गया। क्लियर? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा। फर्स्ट देखो क्या याद रखना है, संक्रमित व्यक्ति के साथ जब मान लो किसी व्यक्ति ने हाथ वाथ मिलाया या फिर क्या हुआ, व्यक्तिगत संपर्क हुआ, तो क्या हुआ, स्वस्थ व्यक्ति में रोग आ गया। वायु के द्वारा आ गए और भोजन के द्वारा आ गए, इन सब के द्वारा रोगों का स्थानांतरण होता है। बस सिंपल सा है, और कुछ नहीं है। क्लियर? अब ये देखो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर पढ़ा था आपका, सॉरी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर नहीं लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि रोगजनक, रोग के कारक कौन कौन से होते हैं, बाह्य कारक व आंतरिक कारक। जो बाह्य कारक थे उसमें एक आपका बैक्टीरिया था, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया के डायग्राम है जो आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, और ये किसका डायग्राम है, गोल कर्मी का डायग्राम है। ये एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड बोलते हैं, ये छोटी आंत में पाया जाता है और रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर आ गया स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये मुहासे रोग उत्पन्न करता है। और वही ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया संक्रमित कोशिका से बाहर निकल रहे हैं। ये हो गया आपका लेशमानिया, ये काला आजार बीमारी करता है। और वहीं देखो आपके प्रोटोजोआ ट्रिप्रेनोसोमा निंद्रालु रोग उत्पन्न करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ट्रोपोसोमा कौन सा रोग उत्पन्न करता है, निंद्रालु रोग उत्पन्न करता है। और लेशमानिया काला आजार रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, काला आजार। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
जैसे कि एक रोग वाला टॉपिक बताया था, संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग। अब एड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं देखना, एड्स इसका नाम देखो, इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये एड्स किसके कारण होता है, ये जो बीमारी है, बीमारी को बोला है एड्स बोला है। अब ये बीमारी किसके कारण होती है, तो यह रोग किससे होता है, एक वायरस से होता है। वायरस बोले तो विषाणु, ठीक है, विषाणु से होता है। और कौन से विषाणु से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में, या तो पूछ लेंगे एड्स की फुल फॉर्म, तो आपको बतानी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा, ये रोग किसके कारण होता है, तो ये रोग विषाणु से होता है, वायरस से होता है। कौन से विषाणु, कौन से वायरस, उसका नाम क्या है, तो नाम है HIV वायरस है। ह्यूमन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, HIV की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, के कारण होता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। अब हमें बात करनी है कि इस संक्रमण के कारण, मतलब ये रोग फैलता कैसे है, संक्रमण के कारण मतलब फैलता कैसे है, पता लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे फैलता है, यौन संबंध से या फिर लैंगिक संपर्क से, ठीक है। मान लो इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है, और जो इसका पार्टनर है कैसा है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, इनके बीच में यौन संबंध होगा, उसके कारण ये अस्वस्थ व्यक्ति से या फिर जिस व्यक्ति को एड्स है उससे वो इसमें ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो एड्स के ट्रांसमिशन के फैक्टर्स पूछ सकते हैं कि किन किन फैक्टर से, किन किन कारण से आपके जो एड्स से ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले है लैंगिक संपर्क, दूसरा रक्त स्थानांतरण, रक्त, मान लो इस व्यक्ति को क्या है, इस व्यक्ति को है आपका एड्स, इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है, ठीक है, इस व्यक्ति को क्या है, इस व्यक्ति को है एड्स। अब ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति को एड्स है, ये गया, इसने क्या कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया। इस व्यक्ति को पता नहीं है इसको एड्स है, ठीक है, जानबूझ के नहीं करते हैं कोई, या फिर गलती से हो जाता है, ब्लड को क्या किया, रक्तदान कर दिया। कोई कैंप में गया, ब्लड डोनेशन कैंप में, वहां पर रक्तदान कर दिया। अब वहां पर इसने ब्लड डोनेट कर दिया, तो ये रक्त मान लो बहुत सारे लोगों को डोनेट किया गया, तो बहुत सारे स्वस्थ व्यक्ति थे, इन व्यक्ति को ये रक्त डोनेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये एड्स से ग्रसित व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने अपना ब्लड डोनेट किया, और ये ब्लड कहाँ गया, स्वस्थ व्यक्ति में गया। तो जैसे ही ये ब्लड स्वस्थ व्यक्ति में गया, तो उसके अंदर कौन प्रवेश करेगा, एड्स का वायरस प्रवेश करेगा। कौन है एड्स का वायरस, आपका HIV वायरस। तो आपके बीमार व्यक्ति से ब्लड के द्वारा जो वायरस है वो स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करेगा, और इस स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करेगा, और इस स्वस्थ व्यक्ति को क्या करेगा, इस स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करेगा, ठीक है, क्लियर है, बताओ, चले आगे। सिंपल सा, सबसे पहला ट्रांसमिशन कैसे होगा, लैंगिक संपर्क द्वारा, दूसरा रक्त ब्लड ट्रांसफर द्वारा। इसीलिए जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है सब कुछ, ठीक है, उसके बाद चेक की ब्लड डोनेट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही ब्लड डोनेट कर दिया जाता है, ब्लड डोनेट करने से पहले टेस्ट वगैरह होते हैं, पूरा कंफर्म किया जाता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, तभी उसको ब्लड डोनेट करने की परमिशन मिलती है। अब देखो थर्ड बात कर लेगी, साझा के प्रयोग से। अब देखो आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, हर व्यक्ति के लिए डॉक्टर एक नई सिरिंज या फिर नया इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए डॉक्टर जो होता है एक नई सिरिंज का यूज करता है, एक न्यू इंजेक्शन का यूज करता है। क्यों, क्योंकि मान लो इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, एड्स हो रहा है।
अब इस व्यक्ति को मान लो कोई बीमारी हुई होगी, तो डॉक्टर ने इसके इंजेक्शन लगाया होगा, फिर इसके इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, फिर ये दूसरा व्यक्ति आया, बिल्कुल कैसा है, स्वस्थ है, इसको एड्स नहीं है, बट डॉक्टर ने गलती से इसको वही वाला इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, तो एड्स कहाँ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो इसी से बचने के लिए, ऐसी बीमारियां ट्रांसमिट ना हो इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं या फिर जो नर्सेज वगैरह होती है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। साझा सुइयों का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब एक ही सुई से सभी को इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, हर व्यक्ति के लिए अलग सुई का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और फिर आपका आता है फोर्थ और लास्ट क्या है, गर्भाशय से। गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में पल रहे बच्चे में मान लो एक फीमेल है, एक फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, अब और उस फीमेल को क्या है, एक फीमेल है, उस फीमेल को है एड्स, अब वो फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, तो वो जो एड्स है उस फीमेल से कहाँ चला जाएगा, उसके एम्ब्रियो के अंदर या फिर इसके भ्रूण में या फिर उसकी गर्भाशय के अंदर। कहाँ, उसके गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण के अंदर क्या चला जाएगा, ये एड्स ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब गर्भवती महिला से उसकी संतान में जो होता है एड्स का ट्रांसमिट होता है। क्लियर है। तो ये 4 मेजर फैक्टर है, क्या है, कौन कौन से कारण से एड्स का ट्रांसमिशन होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो एड्स ट्रांसमिट करता है, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण एड्स जो होता है फैलता है। 4 कारण है, लैंगिक संपर्क, ब्लड ट्रांसफर, ठीक है, और साझा सुइयों के प्रयोग से गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में। फिर बात करते हैं हम लक्षण की। अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स होगा, अब हमको पता कैसे चलेगा कि उस व्यक्ति को एड्स है, तो हमको पता करने के लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं या फिर क्या करते हैं, रोग के लक्षण दिखते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को क्या होगा, एड्स होगा, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा, लसिका ग्रंथि। फूल जाती है, ठीक है। दूसरा आता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। देखो मैं बताती हूँ प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर कौन अटैक करता है, रोगजनक। रोगजनक क्या करता है, इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मान लो मेरे अंदर कौन सा वाहक रोगजनक एंटर किया है, जुकाम का वाहक रोगजनक एंटर किया, ठीक है। तो जुकाम का रोगाणु मेरे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, और मुझे संक्रमित करता है, बीमार करता है, जुकाम कर देता है। फिर आप लोग क्या देखते हो कि 4 से 5 दिन के बाद में आपका जुकाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। मतलब वो रोगाणु जो मेरे अंदर था जुकाम का, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो मर गया, उसको किल कर दिया गया। अब उसको किल किसने करा, तो ध्यान से सुनो। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करती है। जैसे कि हमारे देश की बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, सैनिक कोशिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं। तो वो क्या करती है, उन रोगजनक को किल कर देती है, उनको मार देती है, ठीक है। तो रोगजनक को कौन मारता है, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। बट एड्स की कंडीशन में जिस भी व्यक्ति को एड्स है, उसमें ये प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति में क्या होगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाएगा। फिर शरीर के भार में लगातार कमी आना, ठीक है। फिर बार बार छोटी छोटी बीमारियां हो जाना। लास्ट पॉइंट क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है। अब हमारे शरीर की जो सैनिक है वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। हमारे शरीर की जो सेना थी वो कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है। जब हमारे शरीर की सेना कमजोर हो गई है तो बार बार कोई भी रोगाणु आकर हम पे आक्रमण कर सकता है, कोई भी रोगाणु हमें बीमार कर सकता है,
ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण बार बार रोगों से ग्रसित होना, जैसे कि जुकाम वगैरह, निमोनिया, इन सब से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लक्षण होते हैं आपके, किसके, आपके एड्स के लक्षण, कि किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, एड्स होगा तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। क्लियर, इनसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। अब लास्ट की बात करते हैं इसके उपचार की। तो उपचार को पढ़ने से पहले हम लोग इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे एंड देन लास्ट में उपचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया, एड्स किसके द्वारा होता है, वायरस से। वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं एड्स के संक्रमण के कारण, किसके कारण वो फैलता है। तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स का संक्रमण लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। किसके द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा होता है, अभी अभी मैंने बताया। दूसरा पॉइंट, रक्त स्थानांतरण, ब्लड ट्रांसफर। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाना है। फिर आया थर्ड, संक्रमित सुई या फिर ब्लेड का प्रयोग करना। संक्रमित सुई या फिर ब्लेड का प्रयोग करना। और गर्भावस्था से रोगी माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा हो सकता है। क्लियर। फिर बात करते हैं लक्षण की, तो वही है, लसिका ग्रंथि क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भार में कमी आती है। और प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाने के कारण छोटे छोटे संक्रमण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई छोटी सी बीमारी होगी तो वो व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि खांसी जुकाम होने पर निमोनिया हो सकता है। नॉर्मल को कोल्ड वगैरह होने पे उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, क्लियर। ये एड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट में इसके रोकथाम व इसके उपचार की बात करते हैं कि एड्स की रोकथाम क्या है, इसके उपचार क्या है। सिंपल सा देखो, शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग में यौन संक्रमित रोगों व एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। ठीक है, उसके बाद देखो, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का रुधिर अन्य को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का रुधिर अन्य को नहीं दिया जाना चाहिए। एक बार प्रयोग की गई सुई का उपयोग करना चाहिए, या फिर एक बार प्रयोगी सुई का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो सुई को, जो सुई है या फिर ब्लेड है, उसको क्या करना चाहिए, घोल से साफ करना चाहिए। एक घोल आता है उसके लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, असुरक्षित व अवांछित यौन संबंध से बचना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, असुरक्षित व अवांछित यौन संबंधों से बचना। नशा मुक्ति अभियान चलाना, और क्योंकि सुई से नशा लेने वाले में इस रोग की प्रसार की आशंका अधिक होती है। मान लो कुछ व्यक्ति, आपको पता है, नशा करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो वो ड्रग्स या तो ऐसे हाथ पे रखते हैं या फिर सूंघ के लेते हैं। टीवी वगैरह में देखा है सबने। अब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम इंजेक्शन से ले सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, मान लो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को एड्स हो रहा है। अब इस व्यक्ति ने इंजेक्शन से वो ड्रग्स ली, अब इसके पास में एक व्यक्ति है दूसरा, वो भी ड्रग्स लेता है बट उसको एड्स नहीं है, तो उसने क्या करा, वही सुई यूज कर ली, वही सिरिंज यूज कर ली, तो यहां से वो कहां जाएगा, इस स्वस्थ व्यक्ति में आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर ये है एंड 6 क्या है, वर्तमान में एड्स के उपचार हेतु प्रभावी औषधि का टीका उपलब्ध नहीं है। इसका टीका उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन नहीं है, परंतु इस दिशा में प्रयास जारी है, ट्राई करा जा रहा है। फिर भी कई एंटीवायरल औषधियों का उपयोग करके नियंत्रण रखने हेतु काम किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला है कि अवांछित व असुरक्षित यौन संबंधों से बचना चाहिए, साझा सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। उपचार व नियंत्रण में क्या है, जिनके कारण फैल रहा है वही तो सब नहीं करने चाहिए। जो भी कारक, जो भी फैक्टर इस रोग को फैला रहे हैं वही हमें तो रोकना है ना, वही तो हमें नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा बेटा जी, हमने देखा आज के लेक्चर में सबसे पहले रोग फैलाने वाले साधन। रोग फैलाने वाले साधन कौन से हैं, वायु है आपकी, जल है आपका, लैंगिक संपर्क, और क्या है आपका, जंतु है। उसके बाद में हमने एड्स के बारे में डिटेल में बात करी, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, किससे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, फैलाने वाले कारण कौन से होते हैं, नियंत्रण व उपचार की बात करी है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमारा संक्रमण रोग वाला टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और
आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।